एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी के जाने के बाद इतना अकेला हो गया कि उसने दुनिया छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन ठीक उसी पल पड़ोस में रहने आए एक नए परिवार ने उसकी मौत के प्लान में विघ्न डाल दिया। धीरे धीरे वो ओवे को अपनी छोटी छोटी मुसीबतों से तंग करने लगे। फिर शुरू हुई एक ऐसी अजीबोगरीब जंग, जहां एक तरफ ओवे की कड़क डांट थी और दूसरी तरफ पड़ोसियों का बेपनाह प्यार। ओवे उन्हें भगाना चाहता था, पर वही लोग उसके जीने की वजह बनते जा रहे थे। क्या ये प्यार की नोक-झोंक ओवे के ठंडे पड़ चुके दिल को फिर से धड़का पाएगी, या फिर वो अकेलापन ओवे की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा? कहानी शुरू होती है एक 59 साल के आदमी से, जो उसूलों का बहुत पक्का और हर चीज में डिसिप्लिन चाहने वाला। उस सुबह ओवे बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपनी कॉफी पी, वही कड़वी और काली कॉफी जो वो सालों से पी रहा था। उसने घर का कोना कोना ऐसे चमकाया जैसे आज कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला हो। लेकिन हकीकत में ओवे खुद जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी अलमारी से एक मजबूत सफ़ेद रस्सी निकाली। उसने उसे हाथों में घुमाया, उसकी मजबूती जांची। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार कोशिश कर चुका था। एक बार उसने छत में हुक लगाया था, लेकिन वो हुक ही उखड़ गया। ओवे को अपनी जान बचने की खुशी नहीं हुई, बल्कि वो आधा घंटा इस बात पर गुस्सा करता रहा कि आजकल की कंपनियां कितना घटिया लोहा इस्तेमाल करती हैं। फिर एक बार वो स्टेशन पर पटरी के किनारे खड़ा था। ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, ज़मीन कांप रही थी, लेकिन तभी एक आदमी पटरी पर गिर पड़ा। अब ओवे ठहरा उसूलों का पक्का आदमी। उसने सोचा, अगर मैं अभी कूदा तो लोग कहेंगे कि मैं इस आदमी के साथ भाग रहा हूँ। बस उसने उस आदमी को ऊपर खींचा और खुद वापस घर आ गया। लेकिन आज ओवे ने पक्का मन बना लिया था। उसने सोनिया की तस्वीर की तरफ देखा। सोनिया उसकी पत्नी, जो उसकी दुनिया के सारे रंग अपने साथ ले गई थी। ओवे ने फंदा गले में डाला, आंखें मूंद ली और बस वो कुर्सी हटाने ही वाला था कि तभी तेज आवाज आई। ओवे की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, फिर टायर रगड़ने का शोर आया। ओवे का सुसाइड प्लान धरा का धरा रह गया। उसके अंदर का वो रिटायर्ड इंजीनियर जाग गया, जिसे लगता था कि उसके बिना ये दुनिया एक कदम नहीं चल सकती। वो गुस्से में खिड़की तक पहुंचा, बाहर देखा तो उसका खून खोल गया। एक जापानी गाड़ी, जिसे ओवे प्लास्टिक का डिब्बा कहता था, उसके घर के मेल बॉक्स से टकराकर फंसी हुई थी और उसके पीछे जुड़ा था एक ट्रेलर, जो ऐसे टेढ़ा खड़ा था जैसे कोई शराबी सड़क पर सो गया हो। ओवे बड़बड़ाया और बोला, ये लोग चैन से मरने भी नहीं देंगे। वो बिना कोट पहने गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर निकला। वहां गाड़ी से एक लंबा आदमी निकला, जिसका नाम था पैट्रिक। वो घबराया हुआ था, पसीनों में तरबतर था। और दूसरी तरफ उतरी एक छोटे कद की औरत, जिसका पेट निकला हुआ था। उसका नाम था परवाने। वो 7 महीने की गर्भवती थी, पर उसकी आंखों में जो तेजी थी वह ओवे को चुप कराने के लिए काफी थी। पैट्रिक हकलाते हुए बोला, सॉरी, मैं तो वो ट्रेलर रिवर्स कर रहा था। और तभी ओवे ने उसे बीच में ही काट दिया कि तुम रिवर्स नहीं कर रहे थे, तुम कत्ल कर रहे थे, मेरे मेल बॉक्स का और इस सड़क के कायदे कानूनों का। हटो यहाँ से। ओवे ने उसे धक्का देकर साइड किया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अब तुम सोचो, जो आदमी अभी 5 मिनट पहले मरने जा रहा था, वो पूरी शिद्दत से एक ट्रेलर को पार्क कर रहा है। उसने 2 बार गियर बदला, स्टेयरिंग घुमाया और ट्रेलर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। जब वो गाड़ी से बाहर निकला तो परवाने उसके सामने खड़ी थी। उसने ओवे को गौर से देखा और कहा, वैसे मेरा नाम परवाने है। शुक्रिया, आप तो उस्ताद निकले। ओवे ने उसे एक ऐसी लुक दी जैसे वो कोई अजूबा देख रहा हो। उसने बिना कुछ कहे अपने घर का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। ओवे अपने घर के अंदर तो घुस गया, पर उसका पारा अभी भी 7वें आसमान पर था। वो वापस उसी कमरे में पहुंचा जहां वो रस्सी लटक रही थी। उसने सोचा, चलो कम से कम वो मुसीबत तो टली, अब मैं अपना काम खत्म करता हूँ। उसने फिर से फंदा ठीक किया, सोनिया को याद किया और एक गहरी सांस ली। लेकिन अभी उसने आंखें मूंदी ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, और वो भी इतनी तेज जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। ओवे वहीं जम गया। उसने सोचा, अगर मैं चुप रहूंगा तो ये लोग समझ जाएंगे कि मैं घर पर नहीं हूँ। पर वो दस्तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिद पर अड़ा हो। ओवे झल्लाते हुए नीचे उतरा। उसने गुस्से में दरवाजा खोला और चिल्लाने ही वाला था कि सामने वही ईरानी औरत परवाने खड़ी थी। उसके हाथ में कांच का एक बड़ा सा कटोरा था, जिसमें से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। परवाने ने ओवे के गुस्से की जरा भी परवाह नहीं की। उसने मुस्कुराकर कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, ये लीजिए, ये जाफरानी चावल और चिकन है। हम अभी शिफ्ट हुए हैं ना, तो सोचा अपने नए पड़ोसी को कुछ घर का बना खिलाया जाए।
वैसे भी सुबह की उस मेहनत के बाद आपको भूख लगी होगी। ओवे ने उस कटोरे को ऐसे देखा जैसे उसमें चावल नहीं बल्कि बम हो। उसने रूखी आवाज में कहा कि मुझे चावल पसंद नहीं है और यहाँ खाना बांटना मना है। परवाने को इस व्यवहार की पहले से उम्मीद थी। उसने जबरदस्ती कटोरा ओवे के हाथ में थमा दिया और बोली, नियमों की बातें बाद में करेंगे ओवे, पहले ये खाइए, और हाँ, कटोरा कल वापस कर दीजिएगा। वो इतना कहकर पलट गई। ओवे दरवाजा बंद करके रसोई की मेज पर बैठ गया। उसके सामने वो गर्म खाना रखा था। ओवे ने हफ्तों से कुछ ढंग का नहीं खाया था। सोनिया के जाने के बाद रसोई में खुशबू आना जैसे बंद ही हो गई थी। उसने एक चम्मच चावल खाया। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोनिया बनाया करती थी, प्यार से भरा हुआ। उस एक निवाले ने जैसे ओवे के पत्थर जैसे दिल में एक छोटी सी दरार कर दी। उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया कितनी भी बेवकूफ़ क्यों ना हो, पर यह इंसानियत का स्वाद अभी भी वही है। पर जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसे फिर से अपनी योजना याद आई। वो कुर्सी लेकर फिर से खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई। उसने देखा कि वो लंबा आदमी पैट्रिक अब छत पर सीढ़ी लगाकर कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और सीढ़ी इतनी बुरी हिल रही थी कि ओवे को लगा कि यह आदमी आज अपनी गर्दन तुड़वा कर ही मानेगा। ओवे बड़बड़ाया कि अगर ये मेरे घर के सामने गिरा तो पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी और मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं देंगे। उसने गुस्से में अपनी रस्सी निकाली, उसे लपेटकर अलमारी के सबसे पीछे वाले कोने में पटक दिया और अपना कोट पहनकर बाहर भागा, पैट्रिक को डांटने और उसकी सीढ़ी पकड़ने के लिए। फिर अगली सुबह, जो कि सर्दियों की एक कड़कड़ाती सुबह थी, चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी थी। ओवे हमेशा की तरह अपने निरीक्षण पर निकला था, ये चेक करने के लिए कि कहीं किसी ने फालतू कचरा तो नहीं फेंका। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे बर्फ के एक ढेर पर पड़ी। वहाँ एक बिल्ली बैठी थी, पर वो कोई आम सुंदर बिल्ली नहीं थी। वो एक बेचारी बहुत बुरी हालत में ठंड से कांप रही थी। उसकी पूंछ के आधे बाल झड़े हुए थे और उसका एक कान कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में बहुत सारी जंगें लड़ी। ओवे ने उसे घूर कर देखा और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक चिल्लाया कि जाओ यहाँ से, यहाँ जानवरों का आना मना है। बिल्ली ने अपनी एक आंख खोली और ओवे को ऐसे देखा जैसे वो मन ही मन कह रही हो, तुम जो चाहो कह लो, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। तभी परवाने अपने घर से बाहर निकली और उसने बिल्ली की वो हालत देखी और वो बोली, अरे इसे तो कितनी चोट लगी है, ये जम जाएगी बर्फ में। ओवे ने अपना कंधा उचकाया और बोला, ये मेरी मुसीबत नहीं है। पर परवाने जानती थी कि ओवे को कैसे मनाना है। उसने जिद पकड़ ली कि वो बिल्ली को अपने घर नहीं ले जा सकती क्योंकि उसका पति पैट्रिक उससे डरता है और बच्चे छोटे हैं। उसने ओवे की आंखों में देखकर कहा, ओवे, कम से कम जब तक बर्फ गिर रही है इसे अपने गैराज में तो रख लो। ओवे बड़बड़ाया कि अब मैं जानवरों का डॉक्टर भी बनूंगा। पर अंत में उसने एक पुराना गत्ते का डिब्बा उठाया और उस बिल्ली को जबरदस्ती उसमें डालकर अपने घर ले आया। ओवे ने उसे गैराज में छोड़ दिया, पर जैसे ही उसने रसोई का दरवाजा खोला, वो बिल्ली दबे पांव उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। ओवे ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, पर वो बिल्ली जाकर सोनिया के उस पसंदीदा सोफे के नीचे दुपक गई। ओवे उसे घूरता रहा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर तभी उसे सोनिया की एक बात याद आई। सोनिया कहा करती थी कि जो बेजुबान होते हैं उनकी आवाज़ हमें बनना पड़ता है। ओवे का हाथ रुक गया। उसने हार मान ली। उसने एक पुराने तौलिए को तय किया, बिल्ली के लिए एक कोने में बिछाया और एक कटोरी में दूध रखा। उसने बिल्ली की तरफ देखा और कहा, सुन, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। अगर तूने कहीं गंदगी की तो तू उसी वक्त बाहर जाएगी। बिल्ली ने बस अपनी पूंछ हिलाई और दूध पीने लगी। उस रात ओवे को पहली बार अकेलापन महसूस नहीं हुआ। घर के अंदर में उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बिल्ली ओवे से डरती नहीं थी। जब ओवे टीवी देखता तो वो उसके पैरों के पास आकर बैठ जाती। जब ओवे सोनिया की तस्वीर से बातें करता, वो बिल्ली उसे ऐसे सुनती जैसे सब समझ रही हो। धीरे धीरे वो बिल्ली ओवे की परछाई बन गई। ओवे अब उसे जानवर नहीं कहता था, वो उसका साथी बन गई थी। ओवे जो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, अब वह सुबह सिर्फ इसलिए उठने लगा क्योंकि उसे पता था कि एक नन्ही सी जान उसके इंतजार में भूखी बैठी है। उस बिल्ली ने ओवे को फिर से जिम्मेदारी का मतलब समझाया। उसने उसे एहसास कराया कि दुनिया में अभी भी कोई है जिसे ओवे की जरूरत है। ओवे के लहजे में कहूँ तो एक सख्त मिजाज बुढ़े और एक टूटी फूटी बिल्ली के बीच एक ऐसी दोस्ती हुई जिसने पूरे मोहल्ले को हैरान कर दिया। फिर एक दिन ओवे की खिड़की से बाहर नजर थी। वहां एक सफेद रंग की सरकारी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी से कुछ लोग उतरे, साफ सुथरे सफेद शर्ट पहने, हाथों में फाइलें दबाए हुए। ओवे इन्हें सफेद शर्ट वाले कहता था क्योंकि उनकी नज़र में ये लोग
खुद कुछ नहीं करते थे, बस दूसरों की जिंदगियां फाइलों में समेट देते थे। ये लोग रूण को लेने आए थे। रूण, जो कभी ओवे का सबसे पक्का दोस्त था, अब भूलने की बीमारी की वजह से अपनी याददाश्त खो चुका था। वह बस अपनी व्हीलचेयर पर बैठा खिड़की के बाहर देखता रहता था। सरकार का ये कहना था कि रूण की पत्नी अनीता अब उसकी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए उसे किसी सरकारी नर्सिंग होम में भेज दिया जाना चाहिए। ओवे को पता था कि रूण को उसके घर से निकालना उसकी मौत के बराबर होगा। अनीता रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर वो सफ़ेद शर्ट वाले सिर्फ अपने कागजों की बात कर रहे थे। उन्होंने इंसान को एक नंबर बना दिया था। शुरुआत में ओवे अपनी खिड़की के पीछे खड़ा रहा। उसने खुद से कहा कि मुझे क्या, मेरा तो उससे सालों से झगड़ा है, उसे ले जाने दो। लेकिन तभी उसे याद आया वो दिन जब ओवे का घर जल गया था और रूण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। वो दिन जब सोनिया बीमार थी और अनीता ने उसे माँ की तरह संभाला था। ओवे ने अपना कोट पहना और बाहर निकला। उसने और मोहल्ले के दूसरे लोगों ने मिलकर उन सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और उनकी पुरानी गलतियों की फाइलें तैयार की। ओवे उस सफ़ेद गाड़ी के सामने जाकर एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। अधिकारी चिल्लाया कि हटो यहाँ से, ये कानून का काम है। ओवे ने अपनी जेब से चश्मा निकाला, उसे नाक पर टिकाया और फाइलों का वो ढेर उनके सामने पटक दिया और कहा कि कानून की बात मुझसे मत करना। तुमने इस फाइल में लिखा है कि रूण को 24 घंटे देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड में लिखा है कि तुम्हारी संस्था के पास स्टाफ ही नहीं है। तुमने ये भी नहीं लिखा कि अनीता के पास प्राइवेट नर्स रखने का अधिकार है। ओवे ने एक एक करके उनकी सारी कमियां निकाल दी। उसने उन अधिकारियों को उन्हीं की भाषा में, यानी कागजों की भाषा में धूल चटा दी। पूरा मोहल्ला ओवे के पीछे खड़ा हो गया। परवाने ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। उन सफ़ेद शर्ट वालों को समझ आ गया कि इस बूढ़े को डराना नामुमकिन है। वे अपनी फाइलें समेटकर उल्टे पांव भाग गए। जब सब चले गए तो ओवे रूण के कमरे में गया। रूण ने अपना सिर घुमाया और ओवे की तरफ देखा। रूण शायद पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन है, लेकिन उसने ओवे का हाथ धीरे से पकड़ लिया। ओवे ने बस इतना कहा, सब ठीक है पुराने दोस्त, तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा रहा। उस दिन उन दोनों की वो पुरानी लड़ाई खत्म हो गई। ओवे को समझ आ गया कि छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, पर जो इंसान आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अगली सुबह परवाने, जिसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उसने हिम्मत जुटाकर ओवे से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर ओवे का दिल बैठने लगा। उसने कहा, ओवे, क्या आप मुझे अपनी साफ गाड़ी चलाना सिखाएंगे? ओवे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मेरी साब एक नौसिखिया चलाएगा? कभी नहीं। लेकिन परवाने भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने ओवे को याद दिलाया कि एक माँ के लिए अपने बच्चों के साथ यहाँ वहाँ जाना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब उसका पति पैट्रिक इतना अनाड़ी हो कि उसे साइकिल भी ढंग से चलानी ना आए। ओवे बड़बड़ाता रहा, मना करता रहा, पर अगली सुबह वह अपनी गाड़ी लेकर परवाने के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही परवाने ड्राइविंग सीट पर बैठी, ओवे बगल वाली सीट पर ऐसे तनकर बैठ गया जैसे कोई आर्मी ऑफिसर हो। परवाने घबराई हुई थी। जैसे ही उसने क्लच छोड़ा, गाड़ी एक बड़े झटके के साथ बंद हो गई। ओवे चिल्लाया, तुमने इसे मार डाला। क्या तुम्हें अपने पैर और दिमाग के बीच तालमेल बिठाना नहीं आता? ये कोई खिलौना नहीं है, ये इंजीनियरिंग का नमूना है। परवाने को गुस्सा आ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, ओवे, मुझे चिल्लाकर मत सिखाओ, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ओवे शांत नहीं हुआ। वह उसे सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं सिखा रहा था, बल्कि जिम्मेदारी सिखा रहा था। प्रैक्टिस के दौरान वे एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पहुंचे। परवाने से फिर गाड़ी बंद हो गई। पीछे वाली गाड़ियों ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। खिड़कियों से बाहर झांककर लोग गालियां दे रहे थे। परवाने पूरी तरह टूट गई। उसने स्टीयरिंग छोड़ दिया और रोते हुए बोली, ओवे, मैं ये नहीं कर सकती, मैं एक बेवकूफ़ हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। यही वो पल था जब असली ओवे बाहर आया। उसने परवाने से कहा, सुनो मेरी बात, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। तुमने अपना देश छोड़ा, तुम यहाँ अजनबियों के बीच आई, तुमने 2 बच्चों को पाला और तीसरे को जन्म देने वाली हो। तुमने वो सब किया है जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाते, और तुम मुझे कह रही हो कि तुम ये लोहे का एक डिब्बा नहीं चला सकती। उस हॉर्न बजाने वाले गधे को भूल जाओ, तुम गाड़ी चलाओगी। परवाने दंग रह गई। उसे पहली बार ओवे की डांट में एक पिता जैसा प्यार और भरोसा नजर आया। उसने आंसू पोंछे, चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी बिना किसी झटके के आगे बढ़ गई। हफ्तों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब परवाने ने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। जब वो अपना लाइसेंस लेकर ओवे के पास दौड़ी तो ओवे ने रूखी आवाज में कहा, चलो अब कम से कम तुम मेरे मेल बॉक्स को तो नहीं ठोकोगी, और हाँ, उस जापानी कचरा गाड़ी को मेरे गैराज से दूर ही रखना। भले ही ओवे ने हंसकर नहीं दिखाया, पर उस दिन उसे एक बहुत बड़ा सुकून मिला। उसने परवाने को आज़ाद कर दिया था
उसने उसे वो कंट्रोल दे दिया था जो शायद उसके पास कभी नहीं था। परवाने की 2 छोटी बेटियां थीं जिन्हें ओवे शुरू में शोर मचाने वाली आफतें समझता था। एक दोपहर परवाने की 3 साल की बेटी ओवे के घर के बरामदे में आई। ओवे अपनी सीढ़ियां साफ कर रहा था। उसने एक ड्राइंग ओवे की तरफ बढ़ाई। उसमें एक काला सा धुंधला इंसान बना था जिसके हाथ में एक बड़ा सा औजार था। बच्ची ने तुतलाते हुए कहा, ये दादा ओवे हैं। ओवे ने उसे घूर कर देखा। उससे वो कागज लिया और वो चुपचाप अंदर गया और उस ड्राइंग को अपने फ्रिज पर सबसे ऊपर चिपका दिया जहां सोनिया की तस्वीर थी। फिर एक दिन दोपहर परवाने अचानक ओवे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके हाथ में बच्चों का बैग था और चेहरा बहुत थका हुआ था। और वो बोली, ओवे मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है और पैट्रिक घर पर नहीं है। क्या तुम 1 घंटे के लिए बच्चे को रख सकते हो? ओवे ने अपना दरवाज़ा आधा बंद कर लिया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसे जहर पीने को कह दिया। उसने बहुत कड़क आवाज़ में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं तुम्हें नर्सरी स्कूल का हेडमास्टर दिखता हूँ? मेरे घर में कांच के सामान हैं, कीमती पेंटिंग्स हैं और सबसे बड़ी बात शांति है। मुझे ये शोर शराबा पसंद नहीं है। ले जाओ इन्हें यहाँ से। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा पर परवाने ने अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। वो ओवे की रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। उसने हार नहीं मानी। उसने बहुत मासूमियत से कहा, ठीक है ओवे, मैं समझती हूँ, बस एक ही डर है, बाहर बहुत ठंड है और मुझे इन्हें साथ ले जाना होगा। अगर इन्हें सर्दी लग गई तो मुझे अस्पताल भागना पड़ेगा। ओवे के अंदर का वो उसूलों वाला इंसान जाग गया। उसे बच्चों से चिढ़ थी पर वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, बेवकूफ़ लोग, बच्चों का ख्याल रखना भी नहीं आता। ठीक है, इन्हें अंदर छोड़ दो, पर शर्त यह है ये किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे ही परवाने ने थैंक यू कहा और वहां से निकली, दोनों बच्चे ओवे के पैरों के बीच से निकलकर ऐसे घर में घुसे जैसे किसी किले पर फतह कर ली। ओवे हॉल के बीचों बीच खड़ा था, हाथ बांधे हुए। उसने बच्चों को ऐसे देखा जैसे वो मंगल ग्रह से आए जीव हो। उसे चिल्लाकर कहा, सुनो, मेरे सोफे पे मत कूदना, दीवारों पर हाथ लगाना मना है और जोर से सांस भी नहीं लेना। और अगले ही पल छोटी बच्ची ने ओवे की पैंट की जेब पकड़ ली और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। ओवे की सारी सख्ती हवा हो गई। उसने हार मान ली, एक लंबी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। उसने अपना पुराना औजारों का बक्सा निकाला और बोला, चलो अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो कम से कम यही सीख लो कि एक स्क्रू ड्राइवर कैसे इस्तेमाल किया जाता है या एक इंजन कैसे काम करता है। कुछ इस तरह एक सख्त इनकार एक खूबसूरत दादा पोते के रिश्ते में बदल गया। ओवे को खुद नहीं पता चला कि कब उसने उन बच्चों के लिए अपने घर के दरवाजे नहीं, अपने दिल के दरवाजे भी हमेशा के लिए खोल दिए। बच्चे उसकी गोद में ऐसे दुबक कर बैठते थे जैसे वो कोई बड़ा सा भालू। जब परवाने का तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो ओवे उसे अस्पताल में देखने गया। उसने उस नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में लिया। वही सख्त हाथ जो हथौड़ा चलाते थे अब उस बच्चे को रेशम की तरह थामे हुए थे। उस पल ओवे की आंखों में वो चमक थी जो सालों पहले खो गई थी। मोहल्ले के लोग हैरान थे। जो ओवे कल तक बच्चों को अपनी क्यारी से दूर भगाता था, आज वही उनके लिए लकड़ी के खिलौने तराश रहा था। उसने बच्चों को सिखाया कि दुनिया भले ही कितनी भी खराब हो, पर एक ईमानदार इंसान को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। ओवे की जिंदगी एक मशीनी घड़ी की तरह थी। हर सुबह 6 बजे उठना, कॉफी बनाना और फिर मोहल्ले के निरीक्षण पर निकलना। लेकिन एक सुबह जब 7 बज गए और ओवे की चिमनी से भी धुआं नहीं निकला तो परवाने का दिल बैठ गया। तो वो और पैट्रिक जब स्पेयर चाबी से अंदर पहुंचे तो घर बर्फीला और शांत था। ऊपर बेडरूम में ओवे सुकून से लेटा था। बिल्ली उसके सीने पर बैठी थी, मानो जैसे उसके दिल की आखिरी धड़कन सुन रही। सोते हुए ही उसके प्राण निकल गए। वो पत्थर जैसा दिखने वाला आदमी अब एक ऐसी शांति में था जिसे उसने बरसों से ढूंढा था। टेबल पर एक लिफाफा रखा था जो ओवे ने कई दिन पहले ही लिख लिया था। उसमें लिखा था, परवाने, ये घर और मेरी संपत्ति अब तुम्हारी है। बच्चों को अच्छे से पालना और मेरी साहब गाड़ी सिर्फ तुम चलाना। उस लंबू को चाबी मत देना। और उसने लिखा कि उसका अंतिम संस्कार बिना किसी शोर शराबे के हो। लेकिन उसके अंतिम संस्कार में पूरा शहर उमड़ पड़ा। वहाँ वे सब लोग थे जिन्हें ओवे बेवकूफ़ कहता था, पर आज वे उसे अपना मसीहा मान रहे थे। यहाँ तक कि वे सफ़ेद शर्ट वाला सरकारी अफसर भी कोने में खड़ा था, जिसे ओवे चाहता था कि वो आए और वो देखे कि जब मोहल्ला जुड़ता है तो आम आदमी की ताकत क्या होती है। बाद में पता चला कि ओवे ने अपनी सारी जमा पूंजी परवाने के बच्चों की पढ़ाई के लिए छोड़ दी। उसने लिखा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा इंजीनियर बने ताकि उसे पता चले कि दुनिया में साहब गाड़ी से बेहतर कोई गाड़ी नहीं बनी। उस पल पैट्रिक की आंखों में आंसू थे।
उसे एहसास हुआ कि ओवे ने उसे भले ही अनाड़ी कहा, पर उसे हमेशा एक पिता की तरह चाहा। सालों बाद भी ओवे उस मोहल्ले के हर ठीक किए गए मेल बॉक्स और हर साफ सड़क में जिंदा रहा। ओवे ने अपनी मौत खुद नहीं चुनी थी, बल्कि जिंदगी ने उसे तब विदा किया जब उसका दिल प्यार से भर चुका था। वो अब अपनी सोनिया के साथ था। परवाह ने जब भी गाड़ी चलाती, उसे महसूस होता जैसे ओवे बगल वाली सीट पर बैठकर आज भी कह रहा हो कि क्लच धीरे से छोड़ो, अनाड़ी मत बनो। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो बाहर से पत्थर था, पर जिसके अंदर मोम जैसा दिल धड़कता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी के लिए पत्थर होना आसान है, पर किसी के लिए मोम बन जाना ही असल जिंदगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना।